आप सभी मित्रों, अभिभावकों व छात्रों को मेरा नमस्कार। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। जो प्रथम बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनका स्वागत करते हैं और उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। प्रश्नोत्तर को 3 भागों में बांटा गया है, मुख्य 3 भागों में, या यह कह सकते हैं कि प्रश्नोत्तरों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले में सामान्य पाठ आधारित प्रश्नोत्तर, दूसरे में रचना और अभिव्यक्ति, तीसरा भाषा अध्ययन। अब इसकी विस्तार की यदि बात करें तो पहला जो प्रश्नोत्तर होता है खंड, इसमें पाठ आधारित क्यों, कैसे, कब, कहाँ वाले प्रश्नोत्तरी को कर सकते हैं। दूसरा रचना और अभिव्यक्ति, इस अंश में प्रश्नों के लिए अपने अध्ययन, सोच, विचार व अभिव्यक्ति के आधार पर उत्तर दिया जाता है। तीसरा है भाषा अध्ययन, ये पाठ में आए हुए व्याकरणिक शब्दों और व्याकरणिक अंशों पर आधारित होता है। अर्थात भाषा अध्ययन के अंतर्गत हम पाठ में आए व्याकरणिक शब्दों व व्याकरणिक का ज्ञान प्राप्त करते हुए प्रश्नों का उत्तर देते हैं या प्राप्त करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो पाठ्येतर सक्रियता है वो आपका परियोजना कार्य होता है, जिसको आप प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं। इसको अभिभावक एवं अपने अध्यापकों और अपने से बड़े भाई बहनों की देख रेख में किया जाता है। अब चलते हैं पहले कक्षा शिक्षण की ओर। कक्षा शिक्षण का आनंद लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को करना, उसकी व्याख्या वहाँ पर भी बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। नमस्कार। अब हम उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्नोत्तरों की ओर चलेंगे। इससे पहले आपने उपभोक्तावाद की संस्कृति में श्यामाचरण दुबे ने किस प्रकार से उपभोक्तावाद की संस्कृति, उपभोग की शक्ति की मेरा हो जाए, मुझे ही मिल जाए, सुख की परिभाषा ही बदल चुकी है। आदमी अपने सुख के लिए कुछ भी कर सकता है, तो सुख की परिभाषा आज बदल चुकी है। जो हमारा दार्शनिक सिद्धांत थे, दर्शन था हमारा, जो हमारा अध्यात्म था, जो हमारी संस्कृति सभ्यता थी, वो धीरे धीरे दिखावे में, चमक दमक में, छद्म वेश में या छद्म रूप में किसी न किसी प्रकार से चली गई। और एक जनता में उसका एक आक्रोश प्रकार रहता है, आंतरिक आक्रोश, एक फ्रस्ट्रेशन में भी आदमी रहता है, तनाव में भी रहता है। तो उसका आपने वो देखा। मैंने भव्य रूप से आपको इससे पहले पढ़ाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। अब हम चलते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामाचरण दुबे के, जो है जिनका जन्म 1922 और मृत्यु 1996, इनके प्रश्नाभ्यास की ओर चलते हैं। इस पाठ के प्रश्नाभ्यास को, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भाषा की ओर में ही बताया, पाठों का मैंने प्रश्नोत्तर की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से खंड बनाए हुए हैं। तो प्रश्नाभ्यास में सामान्य प्रश्न, रचना और अभिव्यक्ति, भाषा अध्ययन और पाठ्येतर सक्रियता जो होती है वो आपका परियोजना कार्य होता है। उसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और अपने अभिभावक और अध्यापकों की सहायता ले सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न की ओर चलते हैं। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, यह है पहला प्रश्न। इसी प्रकार आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में आपको आशय स्पष्ट करना है, जैसे जाने अनजाने आज के, हाँ, ये तीसरा प्रश्न ये है, लेखक ने, ये नहीं, आशय स्पष्ट नहीं करने, चौथे में करना है। तीसरे में लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति पर आधारित है कि उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती बताया है, क्यों बताया है। और चौथा प्रश्न जो आपको है, यह है आशय स्पष्ट करना है कि जाने अनजाने आज के माहौल में जो है आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो उत्पादों के लिए हम समर्पित हो रहे हैं, इसमें आपने स्पष्ट करना है कि क्या कहना चाह रहे हैं लेखक इस बात से। और दूसरा इसी में ख है कि प्रतिष्ठा के अनेक मापदंड होते हैं, अनेक रूप होते हैं। तो अब उसमें लिखा हुआ है पाठ में कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। इसको आपने आशय स्पष्ट करना है, इसका भाव स्पष्ट करना है आपने कि लेखक यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। फिर चलते हैं हम रचना और अभिव्यक्ति में। मैंने पहले बताया, रचना मतलब आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप सृजनात्मक कितना है, आप इस पाठ को पढ़ करके क्या कर सकते हैं नया। और आपने फिर अपनी अभिव्यक्ति देनी है, अर्थात वो गलत नहीं होगा। आप जो बताएंगे पाठ को पढ़ करके, समझ करके, सोच करके, ज्ञानावर्धन कर करके, अपने बड़े अध्यापकों से, अभिभावकों से, किसी से भी आप इसको और स्पष्ट करा के आपके अंदर क्या भाव आता है, आप क्या समझ पाए हैं इसको, तो उसको कहते हैं रचना और अभिव्यक्ति। तो आपने रचना देनी है अपनी
जैसे आपके पास है रचना में यहाँ पर कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालयित रहते हैं। ये फिर तो क्यों रहते हैं आखिर, ये आपने स्पष्ट करना है। तो इसमें आप पढ़ करके समझ सकते हैं, आप अपनी सोच बता सकते हैं। ये अपनी सोच पर आधारित होता है, क्रिएटिविटी पर, हमारी सृजनात्मकता पर आधारित होता है, हमारी रचना अभिवृत्ति कैसी है उस पर आधारित होता है ये। फिर आपके अनुसार दूसरा है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन, ये आपने तर्क दे करके इसको स्पष्ट करना है। फिर है 7वां, पाठ के आधार पर, अर्थात जो हमने जो पाठ पढ़ाया है इसके आधार पर आपने ये बताना है कि आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति, जो दिखावे की संस्कृति पनप रही है उस पर आपने अपने विचार लिखने, अर्थात आप अपनी बात लिख सकते हैं, अभिव्यक्ति देंगे आप अपनी। फिर है 8वां, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति या उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। अपने अनुभव के आधार पर एक आपने छोटा सा अनुच्छेद लिखना है, जैसा पैराग्राफ, छोटा सा निबंध समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का छोटा सा आपने एक अनुच्छेद लिखना है। मैंने कल भी आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा खान पान, रीति रिवाज सब बदल रहे हैं। अभी दिवाली आएगी, आप देखिए किस प्रकार से हम पटाखों की धूम करते हैं, किस प्रकार से हम लड़ियां लगाते हैं, वो भी भारतीय नहीं होती हैं। दिए का प्रचलन कम होते जा रहा है। तो हमारी ऐसी होली में आप देखते हैं बाहरी रंग होते हैं सब, और वो भी केमिकल युक्त होते हैं। अर्थात आज जो दुकानदार हैं, मतलब छोटे हमारे सामान्य दुकानदार नहीं, जो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, वो भी लाभ की भावना से, सस्ते की भावना से, ताकि सस्ते में हमारा माल बिके, वो भी इस प्रकार से कार्य करते हैं कि वो देखने लायक, सुनने लायक और प्रयोग करने लायक नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार से, और दूसरा हम अंधानुकरण करते हैं, फिल्मों का अंधानुकरण करते हैं, खिलाड़ियों का अंधानुकरण करते हैं। यद्यपि उनके लिए तो वो मजबूरी हो सकती है, उनका वो पैशन है, उनका अपना व्यवसाय है, लेकिन हम उसका अंधानुकरण करते हैं। हम किसी को दोष नहीं दे रहे, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जो है हम अंधानुकरण न करें, हम समाज में भेड़ चाल में न चलें। ये उपभोक्तावाद की संस्कृति का जो पाठ है, ये हमको मुख्य विचारधारा में लाने के लिए हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक जो विचारधारा है उसमें वापस लाने का एक क्रम जो है श्यामा चरण दुबे जी कर रहे हैं। अब इसके बाद भाषा अध्ययन में चलते हैं। भाषा अध्ययन, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, भाषा अध्ययन व्याकरणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अंश जो आपके पाठ में होते हैं उस पर आधारित होता है, जिसको अध्यापक की सहायता से छात्र सरल करते हैं। तो भाषा के अध्ययन में आपको यहाँ पर क्रिया व विशेषण तथा क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया और विशेषण, क्रिया कार्य करने का जिसमें बोध होता है, वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो क्रिया है। विशेषण उस कार्य में लगने वाली विशेषता, जैसे धीरे धीरे चलना, चलने का कार्य हो रहा है लेकिन धीरे धीरे। ये श्वेत शिखर, इससे पहले वाले बताया था आपको हमने, श्वेत शिखर, लेकिन वो शिखर वहां संज्ञात्मक है, ये क्रियात्मक बताना है। तेज दौड़ता हुआ आदमी, ये आदमी तो है कैसा है, तेज दौड़ता हुआ, तो तेज दौड़ना विशेषता हो गई। इस प्रकार से आपके पाठ में जो है जैसे धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, इधर उधर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए आपने वाक्य बनाने हैं। इसको हम आपको अंतर्जाल की सहायता से सारे प्रश्नों का उत्तर आपको कराते हैं। चलिए प्रश्नों के उत्तर के लिए तैयार रहिए। आपके पाठ्यक्रम में उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उनमें पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक के अनुसार इसका उत्तर बताना है आपको कि सुख की क्या परिभाषा हो सकती है। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए सही और ज़रूरत के अनुकूल उत्पादों का उपभोग करना चाहिए। अब उत्तर संख्या 2 की ओर चलते हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, अर्थात उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है वो बताना है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य
आत्म केंद्रित होता जा रहा है, अर्थात सेल्फिश कहते हैं जिसको, अपना ही भला हो जाए वाली प्रवृत्ति का। सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक बड़ा खतरा है। वास्तव में सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि मैं ही हूँ, मेरा ही हो जाए, मुझे ये मिल जाए, अर्थात आत्म केंद्रित, अपनी भलाई के बारे में सोचना, अपने ही बारे में सोचना, तो ये वास्तव में आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को एक प्रकार से प्रभावित कर रही है। अन्य भी उत्तर आप इसका बना सकते हैं। अब चलते हैं उत्तर संख्या 3 में। प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? यहाँ पर जो उपभोक्तावाद की संस्कृति आपको हमने समझाई थी, ये वास्तव में समाज के लिए एक चुनौती है। तो क्यों है चुनौती, इसका हमने एक उत्तर देना है। इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। इसमें बताया गया लेखक के अनुसार ही कि लेखक ने यह बात मानी है कि उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। यह हमारी समाज की शांति को भंग कर रही है। समाज 2 वर्गों में बट रहा है, एक है उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। जिससे समाज में विषमता, घृणा व वर्ग भेद उत्पन्न हो रहा है या हो गया है, जिससे उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देती है, जिस कारण इस लेखक के द्वारा इसको चुनौती मानी गई। अर्थात लेखक ने इसको चुनौती इसलिए माना है क्योंकि ये वर्ग भेद कर रहा है, समाज में घृणा और विषमता पैदा कर रहा है। इस प्रकार से ये जो है एक चुनौती है समाज को एकीकृत करने के लिए, सामंजस्य रखने के लिए, एकता के लिए। ये जो है बहुत बड़ा एक खतरा हो रहा है उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब चलते हैं इसके प्रश्न संख्या 4 में। इसमें आपने आशय स्पष्ट करना है। तो आशय स्पष्ट करने के लिए इसमें अर्थात आपने बताना है कि किस प्रकार से ये इसका अर्थ हो सकता है। इसमें 2 खंड हैं, क और ख। क है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित हो जा रहे हैं, जैसे कहानी में भी था, लेख में था आगे। नंबर ख है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। ये 2 दिए हैं लेख, इनका आपने अर्थ बताना है। अर्थ की ओर चलते हैं। उत्तर क है, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत कठिन तथा सूक्ष्म है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम होते जा रहे हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य को भी उपभोग करना मान बैठे था। जीवन का लक्ष्य जो है केवल उपभोग करना ही मान बैठे हैं हम। सही बोला जाए तो हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। इस पर आप अन्य भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब चलते हैं ख में। सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप होते हैं। बिल्कुल विचित्र है। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट जाती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए अच्छा प्रबंध करना, ऐसी झूठी प्रतिष्ठा है जिसे सुनकर हंसी आ जाती है। या जैसे कंप्यूटर लैपटॉप का बताया, आपको चलाना ना आए, चाहे 4 दिन बाद वो खराब होकर के किनारे फेंक दिया जाए, लेकिन जब तक है दिखाने के लिए रखना है, खरीदना है। आज आप घरों में मोबाइल देखिए, हर व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार के मोबाइल हैं, जबकि काम 1-2 से ही चल सकता है। तो ये हास्यास्पद है कि हम दिखावे के लिए जी रहे हैं, प्रतिष्ठा का चिन्ह बना लेते हैं हम, हर चीज़ को अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़ लेते हैं। तो ये हास्यास्पद है। अब आगे रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही, इसमें आपने अभिव्यक्ति करनी है प्रश्न को पढ़कर। प्रश्न संख्या 5 पढ़ते हैं। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालयित होते हैं। अर्थात कोई चीज़ हमारे लिए उपयोगी हो न हो, या एक दिन आ जाए उपयोग में फिर ना आए, लेकिन टीवी में उसका चमकता दमकता विज्ञापन देखते हैं, फड़कता हुआ विज्ञापन देखते हैं, आकर्षक विज्ञापन देखते हैं, तो हम लालयित हो जाते हैं खरीदने के लिए। इसका उत्तर देखते हैं। टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन बहुत सम्मोहक एवं प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आँखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। ये दिमाग की बत्ती जला देती है। जैसे विज्ञापन
या एक के साथ दूसरा, एक लड्डू फूटा मन में, दूसरा लड्डू भी फूटा। किस प्रकार के भ्रामक विज्ञापन आते हैं आप देखते हैं। आप पेयों के, शीतल पेयों के ही देखते हैं तो ऐसे हैं। और दिमाग की बत्ती जलाने जैसा आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं। इसके प्रभाव में आने वाला हर व्यक्ति इनके जो है, इसके मतलब प्रभाव आने वाला इनके जो है वश में हो जाता है। और इस तरह अनुपयोगी वस्तु भी हम मतलब लालच हमें अपनी ओर कर देती हैं। अब प्रश्न संख्या 6 में, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या विज्ञापन? इस पर आपने अपना समझदारी भरा प्रश्न का उत्तर देना है, अर्थात तर्कपूर्ण उत्तर द्वारा आपने इसको स्पष्ट करना है कि विज्ञापन बढ़िया है, विज्ञापन के आधार पर सामान को खरीदना, या उसकी गुणवत्ता। आप सही समझ रहे हैं, गुणवत्ता ही मुख्य है। चलिए उत्तर की ओर चलते हैं। वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, जैसे आपने भी समझा अभी, वस्तु की गुणवत्ता। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं का परिचय करा सकते हैं। अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। वे आकर्षण जो है दृश्य दिखाकर या ध्वनि द्वारा या अन्य उसको प्रचारित करके तो गुणहीन वस्तुओं का भी वो प्रचार कर देते हैं। अर्थात यद्यपि विज्ञापन में उसकी क्वालिटी भी आती है, उसकी गुणवत्ता भी आती है, लेकिन अधिकांश विज्ञापन जो है भ्रामक हो सकते हैं। तो गुणवत्ता ही हमारा वस्तुओं को खरीदने का आधार होना चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। अब अपना विचार, अपनी अभिव्यक्ति, अब दिखावे की जो संस्कृति हो रही है, दिखावे का जो चल रहा है, छद्म संस्कृति, इसकी ओर चलना है आपने, इसके बारे में बताना है, अपना विचार व्यक्त करना है। चलिए उत्तर की ओर चलते हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को दिखाने के चक्कर में, यानी दिखाने के कारण, कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीज़ों से लोगों की हैसियत आंकी जाती है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपये खर्च करने लगे हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत दिखा सकें। हैसियत के लिए पहचाने जा सकते हैं, पहचाने जाने के लिए ही लोग कर रहे हैं। दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इससे हमारा चरित्र स्वतः बदलता जा रहा है। हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहे हैं। नैतिक मर्यादाएं घट रही हैं। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि कुप्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों, त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित करे, अर्थात रीति रिवाज और त्यौहार उपभोक्ता की संस्कृति से कैसे प्रभावित हो रहे हैं। इस पर अपने अनुभव के आधार पर एक आपने अनुच्छेद लिखना है। एक अनुच्छेद लिखिए। चलिए अनुच्छेद की ओर चलते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति, अनुच्छेद में लिख सकते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे रीति रिवाज और त्यौहार भी बहुत हद तक प्रभावित हो रहे हैं या हुए हैं। आज त्यौहार, रीति रिवाज का दायरा सीमित होता जा रहा है। त्योहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन भी बनाए जा रहे हैं। देखते होंगे आप, उत्तरेणी की में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। विभिन्न प्रकार के समाज सेवी और नेता लोग पंपलेट चिपकाते हैं, वो करते हैं। अखबार भरा रहता है पूरा। तो आज बदल रहा है सब कुछ। जैसे त्योहारों के लिए खास घड़ी का विज्ञापन दिखाया जा रहा है, गाड़ियों का विज्ञापन दिखाया जा रहा है, बिस्तरों का दिखाया जा रहा है, सामान का दिखाया जा रहा है, आप देखते ही हैं, चॉकलेट का दिखाया जाता है। तो वही सब यहाँ पर दे रखा है, या आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर सुविधा के लिए जो दिया है, जैसे त्योहारों के लिए खास घड़ी का विज्ञापन दिखाया जा रहा है, मिठाई की जगह चॉकलेट ने ले ली है। आज रीति रिवाज का मतलब एक दूसरे से अच्छा लगना हो गया है। इस प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाजों का सही अर्थ कहीं लुप्त हो गया है। इस पर आप अन्य भी लिख सकते हैं, जैसे होली में, दिवाली में हमारे यहाँ की लड़ियाँ नहीं चलती हैं, हमारे यहाँ के अन्य आइटम नहीं चलते हैं। तो आज आप देख रहे हैं बदलाव पर बदलाव हो रहा है। होली में या अन्य त्योहारों में सब
परिवर्तन ही परिवर्तन नजर आ रहा है, सब नई चीजें नजर आ रही हैं जिसमें हमारी पुरानी प्राचीन परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 भाषा अध्ययन में। भाषा अध्ययन था व्याकरणिक अध्ययन में। अब चलते हैं संख्या 9 धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है, बदलने की क्रिया हो रही है ना, तो क्रिया हो गया ये, जिसमें किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे, ये बदलने की क्रिया हो रही है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, तो ये क्रिया धीरे धीरे बदलने की क्रिया, अर्थात बदलने की जो क्रिया है वो धीरे धीरे, अर्थात यहाँ धीरे धीरे जो है वो क्रिया का विशेषण है, क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। अब जो मैंने पहले दिया है, आपकी पुस्तक में भी है, कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांट कर आपने लिखने हैं। मैं सुविधा के लिए 5 वाक्य दे रहा हूँ। नंबर 1, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, परीक्षा में भी आता है। सब कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है, ये निरंतर जो है रीतिवाचक हो गया और क्रिया विशेषण है। सामंती माने रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। पहले अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण, ये तीसरा जो था। फिर चौथा है अमेरिका में आज हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। आज, कल और आने वाले का अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण। हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, ये 5वां जो है परिमाणवाचक है, कम, ज़्यादा, अधिक, ये हुआ परिमाणवाचक। तो इनसे आप काफ़ी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस क्रिया को हम क्या कहेंगे। रीति किसे कहेंगे, परिमाण किसे कहेंगे, कालवाचक किसे कहेंगे, आप बना सकते हैं। फिर भी अब इसके जो अगले खंड में है ख में, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य है धीरे धीरे, धीरे धीरे के लिए धीरे धीरे उसके सेहत में सुधार आ जाएगा। यहाँ धीरे धीरे वाक्य का शब्द का हमने वाक्य बनाया है। इसी प्रकार अन्य बनाते हैं। जोर से, उसे जरा जोर से आवाज़ लगाओ, ये लगातार, सुबह से लगातार वर्षा हो रही है, हमेशा के लिए है। हमेशा अच्छी किताबें पढ़ो, आजकल वह खुश दिखाई देता है। एक बात ध्यान रखना, जो वर्ड आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं, इनमें जैसे जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, धीरे धीरे, इनमें आप नीचे जब वाक्य बनाते नीचे काले रंग से लिखेंगे या अंडरलाइन करेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपने यहाँ पर लिखा है। इसका दूसरा वो देखते हैं आगे यदि है तो। ये है कम, कम बोलना समझदारी है, ये यहाँ कम को है तो काले रंग से लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ज़्यादा, ज़्यादा का है, ज़्यादा चलने से शरीर स्वस्थ रहता है, यहाँ ज़्यादा के नीचे कर देंगे। यहाँ उसकी ज़मींदारी है, उसका यहाँ आना शुभ हुआ, ये ऐसे। उधर जाना मना है। बाहर के लिए वाक्य मैंने कहा तुम्हें घर से बाहर निकलना नहीं है, यहाँ पर बाहर पर बना लेंगे। इस प्रकार आप इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बना सकते हैं। अन्य वाक्य भी इनसे बन सकता है। अब जो गौ है, इसमें आपको वाक्य क्रिया विशेषण और विशेषण में छांटना है। ये मैंने आपको छांट कर दिया है, देखिए, इसको आप पढ़ लीजिए, बना लीजिए। वाक्य है कल रात में निरंतर बारिश हो रही है, क्रिया विशेषण कल रात से, फिर कालात्मक हो गई है। ऐसे ही विशेषण निरंतर, रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, इस प्रकार से आप इसको इसमें से बना सकते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। पेड़ पर लगे आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। ये मुंह में यानी कि स्थानवाचक क्रिया हो जाएगी और गुणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। पक्के आम है वो, कच्चे पक्के का गुण। रसोई घर, तीसरा देखिए, रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग गई है। तो यहाँ पर हल्की खुशबू, जोरों की भूख, ये जो है परिमाणवाचक हो गया और पुलाव विशेषण हो गया। इसी प्रकार इसका अगला खंड देखते हैं। है उतना ही खाओ जितनी भूख है, ये यहाँ भूख, उतना, जितना, ये फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसी 5वां, विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। ये आजकल तो कालवाचक हो गया, बाजार भरा पड़ा है,
बाजार जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, भरा पड़ा होना फिर परिमाणवाचक। तो एक ही वाक्य में कितने ही प्रकार की क्रिया या क्रिया विशेषण हो सकते हैं। इनको हमें दोबारा बार बार अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे हम इसको समझ जाएंगे। प्यारे बच्चों, परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है, ये वाले जो व्याकरणिक अंश पढ़ाए गए हैं। अब देखते हैं आगे। आपके लिए है यह भी जाने। यह भी जाने का अर्थ मतलब ये है कि इस पाठ में आए हुए ऐसे शब्द जो आपके मस्तिष्क में खोदते होंगे, या आप पूछ देते हैं पढ़ाते पढ़ाते हमसे कितनी बार प्रिय शिष्य पूछ देते हैं, गुरुजी सांस्कृतिक अस्मिता क्या है ये, या सांस्कृतिक उपनिवेश क्या है। जैसे मैंने वहाँ उपनिवेश पढ़ाने में, उपनिवेशवाद पढ़ाने में अंडरलाइन किया हुआ था, आपने देखा होगा इससे पहले शब्दार्थ में। या बौद्धिक दास्ता है, छद्म आधुनिकता, छद्म वाली बात भी आई थी। तो ये क्या है, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सांस्कृतिक अस्मिता, अस्मिता से तात्पर्य है पहचान। हम भारतीयों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। यह सांस्कृतिक पहचान भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेलजोल से बनी है। इस मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान को ही हम सांस्कृतिक पहचान या सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक उपनिवेश। विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। मैं आपको शब्दार्थ में बता चुका हूँ इसके बारे में। सामान्यतया विजेता देश की संस्कृति विजित देश पर लाद दी जाती है, अर्थात लाद दी जाती है, लादी जाती है। दूसरी तरफ हीनता ग्रंथिवश विजित देश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं। जैसे हम जब गुलाम रहे जिसके, उसकी संस्कृति और सभ्यता को अपना रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो लंबे समय तक इसका असर पड़ता है। लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रखना सांस्कृतिक उपनिवेश बनना है, जैसा आप देख रहे हैं आज हम बन रहे हैं। फिर है तीसरा बौद्धिक दासता। अन्य को श्रेष्ठ समझकर उसकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना बौद्धिक दासता है। प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए भी, कि हम किसी को भी श्रेष्ठ समझ करके उसके प्रति अपनी आलोचनात्मक दृष्टि अपना करके या उसको अपने अनुसार समझ करके स्वीकार कर लेते हैं। यही बौद्धिक दासता कहलाती है। अब है चौथा छद्म आधुनिकता। आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से है। तर्कशील, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि से के साथ नवीनता का स्वीकार आधुनिकता है। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार न कर उसे फैशन के रूप में अपना लेते हैं तो वह छद्म आधुनिकता कहलाती है। अर्थात इसका ये भी समझ सकते हैं कि हमारे लिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति में काम आ रहा नहीं आ रहा, तर्कशीलता में, आलोचनात्मक दृष्टि से, नवीनता की दृष्टि हम स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार न, हम उसको विचार के रूप में नहीं बल्कि खाली दिखावे के लिए ले रहे हैं, फैशन के रूप में, तो छद्म आधुनिकता कहलाती है। छद्म स्वरूप, संस्कृति का छद्म स्वरूप भी कह सकते हैं उसको। छद्म आधुनिकता, छद्म सांस्कृतिक दिखावा भी कह सकते हैं, छद्म संस्कृति भी कह सकते हैं उसको। तो ये जो मैंने दिए पुस्तक में है, आपके पुस्तक के आधार पर मैंने आपको बताए हैं कि यह भी जानने बहुत आवश्यक था आपके लिए। अब आपका कक्षा शिक्षण में पुनः चलते हैं। कक्षा शिक्षण में इसके छोटे से अंश के लिए अगर आपने जान लिया है कि प्रश्नों को किस प्रकार बनाया जाता है, यदि प्रश्न अंतर्जाल से लिए गए हैं, लेकिन आप अपने अनुभव से अपने पाठ को समझ करके भी आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बड़े सरल प्रश्न उत्तर हैं, इसमें कठिन नहीं है, तो आप इसको कर सकते हैं। आप बढ़िया काम करें, शुद्ध लेख में लिखें, सहज लिखें, सुंदर लिखें। मेरी एक ही बात रहती है हमेशा, सहजता, सरलता और शुद्धता। ये अगर हमारे जीवन में है, हमारे कार्य में है, हमारे व्यवहार में है, तो हम कहीं ठोकर नहीं खा सकते। तो ये शिष्यों याद रखिए, ये जीवन के अभिन्न वो हैं जो हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं, समाज को देखते हैं, हमारे माता पिता को देखते हैं, हमारे गुरुजनों को देखते हैं। वो यही देखते हैं कि हमारे अंदर किसी बात को लेकर के कितनी सहजता है, हम कोई कार्य सौंपते हैं तो उसके लिए कितनी सरलता है, और इस कार्य में करने में इसके अंदर कितनी शुद्धता है। अर्थात मन, वचन, कर्म, मनसा वाचा कर्मणा से इन तीनों का होना आवश्यक है, तभी सफलता भी मिलती है और तभी कार्य सिद्धि भी होती है। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, इसी आशा के साथ आपका मित्र प्रवेश चंद्र जोशी। नमस्कार।